शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनिस्ट की यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा का क्रम इस समय महात्मा गांधी के विचारों तक पहुंचा है। महात्मा गांधी के जो शैक्षिक विचार हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। वैसे भी गांधी का जीवन स्वयं तपस्या का जीवन था। उन्होंने अपने तप के आधार पर ही जो कुछ भी प्राप्त किया भारत को और भारत निर्माण के लिए, उन्होंने अपने मेरे सपनों के भारत को संदर्भित किया। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। उसमें हम आज का जो हमारा वीडियो का अंक है उसमें हम महात्मा गांधी का जो सर्वोदय दर्शन है और अनुशासन क्या कहता है सर्वोदय दर्शन के संदर्भ में उसकी बात करेंगे। आप जानते हैं कि गांधी जी सभी के उत्थान की बात करते थे। जितने भी भारत के रहने वाले हैं, जितने भी भारत के वासी हैं, वे सबके उत्थान की बात करते थे। वे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहते थे। गांधी जी का जो सर्वोदय दर्शन था वह सर्वोदय दर्शन सबके उदय की बात करता था। सर्व उदय यह शब्द ही है। सर्वोदय माने सबका उदय हो, यानी सबका उत्थान हो। जो समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसके जीवन में दुख हो, यानी जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात थी, वह गांधी जी ने आत्मसात किया था। और वैसी ही संकल्पना करते थे, वैसी ही वे कल्पना करते थे कि भारत में ऐसे ही सभी लोग हो जाएं जिससे किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख न हो। तो इसके बाद जो महात्मा गांधी का जो सर्वोदय दर्शन और अनुशासन है उसकी बात करें तो अनुशासन के संदर्भ में गांधी जी कहते थे कि अनुशासन का तात्पर्य है जीवन जीने का एक व्यवस्थित तरीका, कि आप कैसे ही जीवन को व्यतीत करेंगे। जीवन के संदर्भ में जो भी व्यवहार प्रक्रियाएं हो रही हैं, अनुशासन वह किस तरह से जो शासन का अनुकरण करती हैं। शासन का तात्पर्य होता है जो शासन करने की क्रिया है वही शासन कहलाती है। तो अनु माने उसका अनुकरण करना, उसका पालन करना। तो हम आप कोई भी प्राणी हो वह अपने जीवन में व्यवहारों का अनुपालन अवश्य करता है। व्यवहारों की एक निश्चित जो प्रक्रिया है, एक निश्चित पैटर्न विकसित करता है जीव और उस पर चलता है, वह चाहे मनुष्य हो या फिर कोई अन्य जीव हो। मनुष्य के पास 6 इंद्रियाँ है, मन, और मनुष्य तमाम तरह से विज्ञान अपनी इंद्रियों के द्वारा वो ज्ञान को आगे बढ़ा चुका है। तो इसलिए मनुष्य के पास जो अनुशासन की भी शैली अधिकतम है। तो उसी शैली के संदर्भ में गांधी जी का दर्शन है और सर्वोदय दर्शन है। सर्वोदय दर्शन और अनुशासन के संदर्भ में बात की जाए तो जो सर्वोदय दर्शन है, इस सर्वोदय दर्शन यानी सबके उदय का जो दर्शन है, इस सर्वोदय दर्शन के अनुसार जो अनुशासन है वह निम्नलिखित अभिधारणाओं यानी पास्चुलेट्स पर आश्रित है। ये कुछ पास्चुलेट्स बनाई गई, गांधी जी के द्वारा विकसित की गई। उन्होंने अपने आप के जीवन से के अनुभवों से इनको विकसित किया। वे कहते हैं कि जो बालक है वह प्रकृति से बुरा नहीं होता है, परंतु प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। गांधी जी कहते थे, यहाँ पर आप देखिए तो आपको स्पष्ट रूप से प्रकृतिवाद की झलक दिखेगी। गांधी जी का मानना था कि जो बालक है वह प्रकृति से बुरा नहीं होता है, यानी बालक की जो प्रकृति है किसी भी दृष्टि से बुरी नहीं है, बल्कि प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। आप जानते ही हैं कि जो बालक का विकास होता है उसके विकास में 75% की भूमिका उसके वंशानुक्रम की होती है, लेकिन 25% की भूमिका जो होती है उसके वातावरण की होती है। और वह 25% कैसा मिलता है, जो प्राकृतिक या सामाजिक वातावरण है वो किस प्रकार का मिल रहा है, इस पर निर्भर करेगा उसके विकास को कि आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। यह वातावरण यदि उसे बुराई के संदर्भ में मिलता है तो निश्चित रूप से बालक जो है एक बुरा बालक बनेगा, बुरे व्यवहारों वाला बनेगा, बुरा अनुशासन अपनाने वाला बनेगा। और यदि वातावरण का यह हिस्सा जो 25% उसके व्यक्तित्व के विकास में अपनी भूमिका निभाने वाला हिस्सा है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का, यदि वह अच्छा मिलता है, वह अनुकरणीय मिलता है। मान लीजिए अनुकरणीय तो अच्छा या बुरा कुछ भी होगा वो करेगा ही, लेकिन यदि उसे अच्छा कहा गया समाज की दृष्टि में भी, तो निश्चित रूप से जो बालक का विकास है वह भी आत्मानुशासन और
प्रभावात्मकता को स्वीकार करते हुए अपना और व्यक्तिगत और सामाजिक हितों को साधने के लिए अच्छा अनुशासन वाला होगा। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि जो बालक की प्रकृति है वो बालक प्रकृति से बुरा नहीं होता है, वो जन्म से तो पूर्ण है, दैवत्व से पूर्ण है, उसमें तो सभी गुण विद्यमान है, ईश्वर का वह अंश है। तो इस ईश्वर के अंश में किसी भी प्रकार से कोई बुराई नहीं है, बल्कि जो अच्छाई या बुराई का प्रभाव आप देखते हैं वह उसके प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के कारण होती है। दूसरी बात गांधी जी कहते हैं, जो पोस्टुलेट्स में अवधारणा है उसकी गांधी जी ने बनाई अनुशासन की, उसमें वो कहते हैं कि प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अभ्युनुकूलन द्वारा अनुशासन कायम रखा जा सकता है। गांधी जी कहते हैं कि जो प्राकृतिक वातावरण है और जो सामाजिक वातावरण है, जो कि उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अनुशासन के विकास में, तो प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अभ्युनुकूलन द्वारा यानी कंडीशनिंग के द्वारा उसको कंडीशनिंग के द्वारा जो है अनुशासन बनाए कायम रखा जा सकता है। यदि जो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण उसको मिल रहा है, यदि उसकी कंडीशनिंग की जाए, अभ्यनुकूलन जो शब्द है ये हिंदी का एक शब्द है जिसका अंग्रेजी पर्याय कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग का मतलब आप बहुत सारी कंडीशनिंग थियरी पढ़े हैं शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में, जैसे प्लावलाव की है क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, और B.F. स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। और तो इस तरह से जो कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग का मतलब जो दशाएं हैं उन दशाओं के साथ अपने आप को एक ढंग से समायोजित कर लेना। तो यही बात दूसरी अवधारणा में गांधी जी कहते हैं कि जो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण है उसके कंडीशनिंग यानी उसके अभ्युनुकूलन द्वारा उसके अभ्युनुकूलन द्वारा जो अनुशासन है उसको कायम रखा जा सकता है। यानी जो भी प्राकृतिक सामाजिक वातावरण मिल रहा है, यदि उसको बालक अपने अनुसार बनाते हुए इसको स्वीकार करता है या उसके अनुसार बनते हुए स्वीकार कर लेता है, तो जो अनुशासन है वह अनुशासन की जो प्रक्रिया है वो कंडीशनिंग जो है उसके द्वारा अनुशासन कायम रखा जा सकता है। उसके बाद जो तीसरी पोस्टुलेट्स में है कंडीशनिंग में, छात्रों के आचरण पर अध्यापक के आचरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता था। गांधी जी कहते हैं कि जो बालक का आचरण है वह मुख्यतः उस शिक्षक यानी अध्यापक के आचरण का उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक स्वभावतः जो है बहुत अधिक बालक अपने अध्यापक से सीखता है। वो व्यवहार का तरीका भी अध्यापक से ही सीखता है। उसको जो व्यवहार, क्योंकि आप जानते हैं कि बचपन से ही बालकों को बचपन में शैशवावस्था और बाल्यावस्था में अनुकरण के द्वारा ही सीखना सबसे अधिक होता है। तो जो बालक होता है वह उसके आचरण पर जो अध्यापक के आचरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक जो छात्र है वह अध्यापक के आचरण का ही सबसे ज़्यादा अनुपालन करता है, और यह आचरण वास्तव में जैसा भी रहेगा विद्यार्थी उसको बहुत सहज ढंग से स्वीकार करता है। इसी प्रकार जो सदाचार का उल्लंघन की बात है, तो चौथे अवधारणा में गांधी जी कहते हैं कि सदाचार जो अपेक्षित आचार है सत्य का, जिस तरह से आप आशा करते हैं कि एक आचरण का व्यवहार का तरीका बालक के द्वारा दिखाया जाएगा, तो जो सदाचार का उल्लंघन है वह भी शारीरिक रोग के समान एक व्याधि है। अतः व्याधि को मिटाने के लिए शिक्षक की सहानुभूति आवश्यक है। गांधी जी यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सदाचार का आचरण उल्लंघन है, यानी जो सच्चे आचरण की अपेक्षा की जा रही है, जो सच्चे व्यवहार की अपेक्षा की जा रही है, उसका उल्लंघन यदि होता है तो वह उल्लंघन भी शारीरिक रोग के समान व्याधि है। वह एक शारीरिक रोग के समान व्याधि है। वह जैसे शरीर में एक रोग हो जाता है, वैसे ही इस तरह का जो सदाचार का उल्लंघन है वह भी एक व्याधि है। इसलिए व्याधि को दूर करने के लिए शिक्षक की सहानुभूति आवश्यक है। गांधी जी किसी भी दशा में दंड देने के पक्षधर, शारीरिक दंड देने के पक्षधर नहीं है, लेकिन आपको इस बात से समझ में आता है कि अगर दंड दिया भी जाए तो वह दंड केवल इस अनुभूति के लिए किया जाए कि उसको चोट न लगे, बल्कि अनुभूति हो कहाँ उसको दंड मिला है, और उसको सहानुभूति अध्यापक के द्वारा दी जाए कि नहीं बेटा ऐसी फिर गलती मत करो। तो ये सहानुभूति उस रोग का निदान है। यदि बालक कोई गलती करता है और उसको
कुछ छोटा मोटा दंड मिल गया जैसे उठक बैठक करवाना या फिर दौड़ लगाना और उसके बाद पुचकार करके पीठ पर थपथपा करके शिक्षक कह दे कि बेटा अब गलती मत करना, तो निश्चित रूप से वह सहानुभूति उसके लिए एक दवा का काम करेगी और वह सदाचार को अपनाने के लिए तत्पर हो जाएगा। आगे बढ़ें तो समझ में आता है कि गांधी जी कहते हैं कि जो अनुशासन के भंग होने की दशा है, अनुशासन के भंग होने पर उसे पुनः स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सर्वोदयी विधि सत्याग्रह कहलाती है। गांधी जी कहते हैं कि जो अनुशासन का एक तरीका, एक अपेक्षा की जाती है बालक से, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए बालक के द्वारा, और यदि बालक उस तरह का व्यवहार नहीं करता है तो बालक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को अनुशासन के भंग होने पर उसे पुनः स्थापित करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाली सर्वोदयी विधि है वह सत्याग्रह है। वह क्या है? वह सत्याग्रह है। यह सत्याग्रह सत्य का आग्रह है। ये सत्य का आग्रह, यह शब्द आपको जानते हैं, सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। उसी सत्याग्रह आंदोलन की बात यहाँ भी कर रहे हैं कि आंदोलन सत्य का आग्रह जो है वह कक्षा में भी अपनाया जा सकता है। और जब भी अनुशासन का भंग हो, अनुशासन टूटे, तो उसे पुनः स्थापित करने के लिए सर्वोदयी विधि जो है सत्याग्रह कहलाती है। सत्याग्रह की विधि जो है यह अत्यंत कठिन है। सत्याग्रह ही कठिन शब्द है, सत्य का आग्रह करना ये बड़ी बात है। तो सत्याग्रह की विधि अत्यंत कठिन है और प्रत्येक अध्यापक इसे नहीं अपना सकता। इसका उपयोग करने के लिए दो आवश्यक शर्त हैं। जो सत्याग्रह विधि है अनुशासन भंग होने की, उसको अपनाने के लिए गांधी जी दो शर्त बताते हैं। पहली शर्त है कि विद्यार्थी की अध्यापक के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। विद्यार्थी की अध्यापक के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, यानी जो विद्यार्थी है उसका किसी भी दशा में अध्यापक के प्रति श्रद्धा होना अनिवार्य है। अगर सत्य का आग्रह होना है और विद्यार्थी उन शिक्षक के प्रति श्रद्धावान नहीं है तो निश्चित रूप से वह अनुशासन का जो आंदोलन है सत्याग्रह का, वह उसको लागू नहीं कर पाएगा। तो पहली शर्त गांधी जी कहते हैं कि विद्यार्थी की अध्यापक के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। और दूसरी बात कहते हैं कि अध्यापक के मन में छात्र के प्रति क्रोध में नहीं बल्कि स्नेह तथा सहानुभूति होनी चाहिए। छात्र के प्रति क्रोध नहीं होनी चाहिए। शिक्षक के मन में, अध्यापक के मन में छात्र के प्रति क्रोध नहीं होनी चाहिए बल्कि स्नेह और सहानुभूति होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें सत्याग्रह के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अर्थात देखा जाए तो गांधी जी के जो अनुसार है, अनुशासन आत्मानुशासन व प्रभावात्मक होना चाहिए। आत्मानुशासन की बात इस तरह से आपको समझ में आती है कि वो कंडीशनिंग के द्वारा यानी अनुकरण के द्वारा करने की बात करते हैं। अध्यापक के आचरण का जो प्रभाव पड़ रहा है वो अनुशासन आत्मानुशासन के कारण हो रहा है, क्योंकि अनुकूलन करता है। और अनुकूलन कर यानी आप जो है किसी को अनुकरण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, बल्कि जो अनुकरण होता है वह स्वाभाविक तरीके से होगा, तभी जो है अस्थायी होगा। और दूसरी बात इसमें कह रहे हैं कि प्रभावात्मक होनी चाहिए। तो प्रभाव अध्यापक के व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा तभी तो उन आचरणों को अपनाएगा। जैसे दंड की बात हुई कभी, तो वो सहानुभूति जो है वह उसके लिए मरहम का काम करेगी और सहानुभूति से अध्यापक को एक बहुत बल मिलेगा। तो इसलिए सहानुभूति उसके लिए आवश्यक है और इससे सहनशीलता विकसित होती है। आत्मानुशासन और प्रभावात्मकता से आत्मनिर्भरता विकसित होती है, निर्भयता विकसित होती है, लाभ होता है, आत्मत्याग आदि गुणों का जो है विकास होता है। इसके द्वारा आदि गुणों का विकास होता है। जो ये सब बातें हैं कि आप देख रहे हैं कि जो अनुशासन हो रहा है तो आत्मानुशासन के लाभ, आत्मत्याग आदि की बात को विकसित कर लेता है। तो ये अनुशासन का जो तरीका था, आपसे जब भी परीक्षा में पूछा जाए कि आप गांधी जी के अनुशासन को किस रूप में देखेंगे, तो गांधी जी के अनुशासन के आप पूरी व्याख्या समझने के बाद निष्कर्ष स्वरूप आप दो शब्दों को ले सकते हैं। वे हैं आत्मानुशासन प्लस धन प्रभावात्मक। गांधी जी आत्मानुशासन की बात करते हैं कि जो अनुशासन होना चाहिए, इस तरह से अनुशासन के लिए परिवेश तैयार किया जाए कि छात्रों पर कोई दबाव न हो, वे बिना दबाव के स्वाभाविक तरीके से उस अनुशासन को अपनाएं, स्वाभाविक तरीके से उस अनुशासन को आत्मसात कर लें। आत्मसात करें
और वह आत्मानुशासन के रूप में तैयार हो जाए, प्रभाव हो, उसे भी वो आत्मसात करें। तो दो बातें आप याद रखिए कि गांधी जी का अनुशासन का जो संदर्भ है जो वह आत्मानुशासन व प्रभावात्मक है। आप जानते हैं गांधी जी आदर्शवादी थे, गांधी जी प्रकृतिवादी थे, गांधी जी प्रयोजनवादी थे। जब लक्ष्य की बात होती है, उद्देश्य की बात होती है, तो शिक्षा का जो लक्ष्य है वो सत्य की प्राप्ति करना है, यानी सत्य वही जो शाश्वत है, सत्यम शिवम सुंदरम की बात है। तो यहाँ गांधी जी आदर्शवादी हो जाते हैं। और जब बालक की बात होती है तो आप देखिए बालक प्रकृति से बुरा नहीं होता है, बल्कि प्रकृति एवं प्रकृति की जो प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण है उसे अच्छा या बुरा मानते हैं तो बनाते हैं। तो यहाँ गांधी जी बालक के संदर्भ में प्रकृतिवादी हो जाते हैं। और आप पाठ्यक्रम को देखें हैं तो जो पाठ्यक्रम की बात होती है तो पाठ्यक्रम में आपने समझा होगा कि जो गांधी जी का उद्योग केंद्रित शिक्षा की बात थी, जिसके द्वारा वे आत्मनिर्भरता को स्थापित करना चाहते थे, तो आत्मनिर्भरता का जो संदर्भ आता था वहाँ पर गांधी जी क्या हो जाते हैं, प्रयोजनवादी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने गांधी जी का जो सर्वोदय दर्शन और अनुशासन के संदर्भ में उनके विचारों को देखा, समझा। और जो कुछ भी बातें आपको कहनी हो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।